देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इस देश में जो दलित पॉलिटिक्स है, जो दलित राजनीति है, वो कौन सा किस करवट बैठ रही है। और खासकर इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब ये रैली अभी एक हफ्ता पहले की थी, उस रैली में जो लोग गए, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आए और इस पूरे देश में चर्चा होने लगी कि माननीय बहन जी जो हैं वो फिर से शायद मान्यवर काशीराम साहब का जो एक मिशन था, मान्यवर काशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी अपनी जो मेहनत से बनाई थी, उसको शायद ऑक्सीजन देने का काम करेंगी। और पूरे देश में टीवी चैनल्स पे भी हम लोग बैठ रहे थे और एक उत्साह तो मेरे मन में भी था। और वो उत्साह इसलिए था कि हमको भी ये लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इस देश में विघटनकारी शक्तियां हैं, जो ये सरकार है, जो दलित विरोधी सरकार है, पिछड़ा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, इस सरकार से लड़ने में चलिए हमारी भी मदद होगी। और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी इन शक्तियों से लड़ेगी और दूसरी तरफ हम लोग तो पीडीए का झंडा लिए हुए लड़ ही रहे हैं। बहुत सारे फोन मेरे पास भी आए दलित समाज से, क्योंकि मैं पर्सनली दलित समाज में बहुत उठता बैठता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त दलित समाज में हैं और दलित राजनीति से मैं बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूं, हमेशा दलितों के मुद्दे को उठाता रहा हूं। तो मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए और एक जबरदस्त उत्साह था। लेकिन जब मायावती जी की वो रैली खत्म हुई, जब उनका भाषण खत्म हुआ और लोग वापस आने लगे, तो उन्हीं लोगों के मेरे पास फोन आए जिनके पास जिनको जबरदस्त उत्साह था, लेकिन जब वो रैली से लौटने लगे तो एक जबरदस्त निराशा थी। और वो निराशा इसलिए थी क्योंकि जो उत्साह और निराशा के बीच का जो समय था, वो समय था बहन जी की तकरीर, बहन जी की स्पीच। तो जब माननीय बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कसीदे पढ़ने शुरू किए, तो दलित समाज को बहुत ज्यादा निराशा हुई। और दलित समाज को यह लगा कि मान्यवर काशीराम साहब ने जो मिशन शुरू किया था, मान्यवर काशीराम साहब ने जो अपनी मेहनत से जो पार्टी बनाई थी, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस पार्टी के बैनर तले दलित समाज के बीच में इस देश की पूर्व मुख्यमंत्री आज उस सरकार के कसीदे पढ़ेंगी, उन नेताओं के कसीदे पढ़ेंगी जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा इस देश में दलितों के ऊपर अगर अत्याचार हो रहे हैं कहीं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये मैं आगे आपको आकर के बताऊंगा कि कैसे हुए, क्या हुए। लेकिन उससे पहले जरा से एक बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो उदय है वो मान्यवर काशीराम साहब के त्याग और संघर्ष से हुआ है। सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की वो लड़ाई जो नेताजी ने शुरू की थी, जो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने शुरू की थी, उसको धार मान्यवर काशीराम साहब ने दी। मान्यवर काशीराम साहब का एक बड़ा मशहूर कथन है, उन्होंने कहा था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक के व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं कर लेंगे और देश से असमानता की भावना को हम खत्म नहीं कर लेंगे। मान्यवर काशीराम साहब ने जो व्यवस्था से पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने की बात कही थी। तो माननीय बहन जी को यह सोचना चाहिए था कि व्यवस्था से पीड़ित आज सबसे ज्यादा कौन लोग हैं, कौन सा समाज ऐसा है जो व्यवस्था से सबसे ज्यादा पीड़ित है। लोकसभा में ही भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने यह बयान दिया था कि इस देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनमें जो प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और तमाम स्टाफ की जो भर्ती होनी थी, उसमें ओबीसी की लगभग 80% सीटें खाली हैं और शेड्यूल कास्ट में जो हमारे भाई आते हैं उनकी 64% खाली है और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी 83% खाली है। तो क्या माननीय बहन जी को ये नहीं दिखा कि मान्यवर काशीराम साहब ने जो नारा दिया था कि व्यवस्था के पीड़ितों को जब तक के हम न्याय दिला नहीं लेंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आरक्षण मारा जा रहा है दलितों का, पिछड़ों का, तो क्या ये व्यवस्था से पीड़ित नहीं है? यही तो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है
कि इस देश का दलित जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो व्यवस्था से पीड़ित है, जिसको न्याय दिलाने की बात मान्यवर काशीराम साहब ने कही, माननीय बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तारीफ करके जो बहुजन समाज है उसके अरमानों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो एक नारा दिया, 2024 के इलेक्शन से पहले यह नारा दिया गया, तो इस नारे को का जो बैकग्राउंड है अगर आप ये देखिएगा तो मान्यवर काशीराम साहब के विचारों से प्रभावित होकर के कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि इस देश में जो व्यवस्था से पीड़ित हैं उनको हम न्याय न दिला दें। तो पीडीए क्या है? पीडीए वही मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन था, उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए पीडीए एक विचारधारा है, जिस विचारधारा के तहत 2024 में हमने इलेक्शन लड़ा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हमने कड़ी पटखनी दी। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि वो आज उन शक्तियों के साथ खड़े होना चाहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आज ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि व्यवस्था से जो पीड़ित हैं उनको और पीड़ित किया जाए, या उन शक्तियों के साथ खड़ी होंगी जो मान्यवर काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं। और वो शक्तियां आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने 2024 के इलेक्शन से पहले संविधान को बचाने की एक मुहिम चलाई, पीडीए का एक नारा दिया। पीडीए की जो क्रांति है वो क्रांति व्यवस्था से पीड़ित जो लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने का एक जरिया है। अब आप ये तय करिए, ये तो जनता को तय करना है कि मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को कौन आगे बढ़ा रहा है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को कौन आगे बढ़ा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय मान्यवर काशीराम साहब के बताए हुए जो लोग रास्ते पर जो चल रहे थे, जिन्होंने साइकिल चला करके मान्यवर साहब के साथ पैदल चल करके तमाम मुसीबतें झेल करके जो ये पार्टी बनाई, तो मान्यवर काशीराम साहब के जो साथ थे, जिन्होंने एक ये मूवमेंट खड़ा किया था, आज वो कहाँ है? चाहे वो लालजी वर्मा साहब हो, चाहे वो आर.के. चौधरी साहब हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे आर.एस. कुशवाहा जी हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हो, और एक तमाम लॉन्ड्री लिस्ट है बहुजन समाज पार्टी के उन नेताओं की जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके बहुजन मूवमेंट को खड़ा करने का काम किया। लेकिन आज ये कोई लोग भी बहुजन समाज पार्टी में नहीं दिखते। ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है कि ज्यादातर बहुजन मूवमेंट से जुड़े लोग जो थे वो आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने एक और बात कही थी कि हम बहुत लंबे समय से सिस्टम के दरवाजे खटखटा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन न्याय हमको नहीं मिल रहा है। तो बहुजन समाज ये बोलता था कि इन हथकड़ियों, ये जो हथकड़ियां, ये जो पहनाई गई हैं बहुजन समाज को, इनको तोड़ने का समय आ गया है। लेकिन माननीय बहन जी ने जो अभी स्पीच दी अपनी रैली में, उससे तो ये लगता है कि एक तरह से पूरे बहुजन जो मिशन था उसको तो सरेंडर कर दिया बहन जी ने। और मैं तो कहता हूं, ये एक दलित समाज ये कहता है कि जो होम मिनिस्ट्री से जो बेड़ियां बांधी गई हैं, जो लोग अपने आप को दलितों का नेता आज की तारीख में कह रहे हैं, उन बेड़ियों को तोड़ने का समय आ गया है। अब अगर आप देखिए कि जो मान्यवर काशीराम साहब के त्याग और उनके बलिदान से बनाए हुए इनकलाब को ऐसे अगर खत्म होते देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। मगर मैं बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं कि जो लड़ाई मान्यवर काशीराम साहब ने शुरू की थी, उस लड़ाई को अगर कोई आगे ले जा रहा है और आगे ले जाएगा तो वो इस देश के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको आगे ले जा रहे हैं। अब एक जरा से बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने का काम किया है। आप देखिए कि मान्यवर काशीराम साहब के इस मिशन को धार देने के लिए नेताजी ने 1993 में
बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और बहुजन समाज पार्टी की जो सीटें थी वो 13 से 67 हो गई। नेताजी ने मान्यवर काशीराम साहब को 1991 में संसद पहुंचाने में कितनी मदद की, ये इस देश के जनता ने देखा, दलित समाज ने देखा, पिछड़ों ने देखा, अल्पसंख्यकों ने देखा। क्योंकि श्रद्धेय नेताजी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो आज की तारीख में, आज मैं करंट की बात बता रहा हूं, जो 2025 में जो माहौल बना रखा है, इसका अंदाजा तो नेताजी को 1985 से ही हो गया था। तभी बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने धार देने के लिए, बहुजन मिशन को धार देने के लिए मान्यवर काशीराम साहब को संसद में इटावा से भेजने में मदद की और बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस करके उनकी मदद की, उनकी सीटें 13 से 67 हो गई। मगर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि जिस पार्टी का वोट शेयर 1989 में लगभग 10% था, वो आज उससे भी कम हो गया है और लगभग सिंगल डिजिट में आ गया है। ये आदरणीय मायावती जी को, बहन जी को ये सोचना पड़ेगा कि वही बहुजन समाज पार्टी जिसकी 206 सीटें आई थी, जिसकी अपने दम पर सरकार बनी थी, आज वही बहुजन समाज पार्टी मात्र 1 सीट पर आकर के सिमट गई है। ऐसा क्यों हो गया है? आज मान्यवर काशीराम साहब की जो आवाज है, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ना होते तो ना तो वो विधानसभा में गूंज रही होती, ना तो वो लोकसभा में गूंज रही होती, ना तो वो राज्यसभा में गूंज रही होती और ना विधान परिषद में गूंज रही होती। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उसने तो लगभग मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट को खत्म कर दिया था। उसके बाद भी 2019 का जब चुनाव आया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाया और बहुजन समाज पार्टी के साथ एक बार फिर से गठबंधन किया और आप देखिए कि अपने से ज्यादा सीटें लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी को दी गई। तो ये सीरियसनेस है आदरणीय अखिलेश यादव जी की, आदरणीय राहुल गांधी जी की, के इस देश के दलित का जो दलित मूवमेंट है, जो पीडीए समाज है, जो मान्यवर काशीराम साहब का मिशन है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बार बार कोशिशें श्रद्धेय नेताजी ने और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की। लेकिन आज बरेली की रैली में क्या हो रहा है? उन लोगों की तारीफें की जा रही हैं जिस विचारधारा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान का विरोध किया, जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया। एमएस गोलवलकर साहब की किताब है बंच ऑफ थॉट्स, जिसके पेज नंबर 238 पर यह लिखा हुआ है, ये गोलवलकर साहब ने लिखा है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज जस्ट अ cumbersome and heterogeneous piecing of together of various constitution of western countries। और उसी किताब में गोलवलकर साहब ने लिखा है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज एब्सोल्युटली नथिंग व्हिच कैन बी कॉल्ड आवर ओन, यानी कि हमारा जो संविधान है उसको हम, अब उसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम उसको अपना बोल पाए। और गोलवलकर साहब लिखते हैं कि इज देयर अ सिंगल वर्ड ऑफ रेफरेंस इन इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स एज टू व्हाट आवर नेशनल मिशन एंड व्हाट आवर की नोट इन लाइफ इज। फिर आगे उसके लिखते हैं नो। तो जिन लोगों के आइडियोलॉग्स ने संविधान को नहीं माना, जो बोलते हैं कि ये संविधान, इस भारत के संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें अपना कुछ नहीं है, आज उन लोगों की तारीफ करते हुए उन लोगों के साथ खड़ी हुई जब बहन कुमारी मायावती जी दिखती हैं तो बहुत ज्यादा दिल दुखता है। मैं दर्शकों आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि 21 सितंबर 2018 को इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी, उसके हिसाब से आरएसएस ट्रिस्ट विद पॉलिटिक्स नाम की एक किताब है जिसके पेज नंबर शायद 268 या 70 के आसपास उसमें कहीं लिखा हुआ है कि जिसमें के एस सुदर्शन जी कहते हैं कि देयर इज नीड टू स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये के एस सुदर्शन जी ने जब करण थापर जी को इंटरव्यू दिया था तब भी उसमें कहा था। और वो बोलते हैं कि एज पर हिम इट वाज अ रीमेक ऑफ द ब्रिटिश मॉडल ऑफ 1935। तो जिनके आइडियोलॉग्स ने कभी भी
संविधान को माना नहीं, और वो संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, आज बहन जी उनके साथ खड़ी हुई दिखती है। चलिए छोड़िए, ये तो हम बात कर रहे हैं आजादी से पहले की, कि गोलवलकर साहब ने आजादी के पहले किताब लिखी थी। सुदर्शन साहब का एक 20-25 साल पुराना मैंने आपको वो स्टेटमेंट बताया, छोड़िए। जगदीप धनखड़ जी ने अभी क्या बोला कुछ दिन पहले, ड्यूरिंग 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ। संविधान का जो मूल ढांचा है उसके ऊपर ही उन्होंने सवाल उठा दिए थे। केशवानंद भारती का जो केस हुआ था, उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो तस्वुर आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके ऊपर आपने सवाल उठाए। जगदीप धनखड़ जी ने, विवेक देबरॉय जो चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट विच प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या कहा था संविधान के बारे में? कि ये कॉलोनियल लेगेसी है and the time has come to change the constitution। दिया कुमारी इनकी जो सीनियर लीडर हैं, शायद उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि टू अचीव डेवलप्ड भारत ऑब्जेक्टिव वी नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने पूरी कोशिश की कि भारत की डेमोक्रेसी को मॉडिफाई करके मोडिफाइड डेमोक्रेसी बना दिया जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? मैं तो बहुजन समाज के लोगों से को ये बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इज नॉट अचीव्ड। तो आज क्या हो रहा है? आज जो इस देश के संसाधन हैं वो तो कुछ पूंजीपतियों के ही हाथ में है ना। तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया उसके विपरीत ये सरकार हर हिसाब से चल रही है। आज 1% लोगों के पास, इस देश के मात्र 1% लोगों के पास 42% नेशनल रिसोर्सेस हैं, और जो बॉटम 50% हैं उनके पास 65%। तो 1% लोगों के पास 42%। मैं तो पूछना चाहता हूं आदरणीय बहन जी से कि ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रही हैं, लेकिन आदरणीय बहन जी आप ये भी पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि बदायूं में 24 साल के दलित किसान की मारकर इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वो सार्वजनिक नल से पानी पी रहा था। और मैं डेट कोट कर रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस 28 नवंबर 2023 में ये खबर छपी थी। बहन जी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक दलित की इसलिए पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है कि वो एक सार्वजनिक नल से पानी पी रहा था। महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी का नेता एक दलित महिला के साथ रेप करता है, उसके ऊपर आपने अपनी रैली में क्यों नहीं बोला? जौनपुर में एक दलित को जबरदस्ती पेशाब पिलाया जाता है, उसके ऊपर भी माननीय बहन जी ने कुछ नहीं बोला। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ जो हुआ, आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए था। बुलंदशहर में एक दलित सिपाही को उसी की बारात में घोड़े पर से उतार करके गिरा दिया जाता है। मतलब एक सिपाही को उसका गुनाह सिर्फ ये था कि वो दलित था। बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी गुजरात में एक घटना हुई कि जिसमें दलित समुदाय के एक हमारे भाई की बारात जा रही थी, उसमें ना सिर्फ दलित समुदाय उस दूल्हे को घोड़ी पर से उतारा गया, बल्कि उसके जीजा को कस के पीटा भी गया। बिहार में क्या हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले की खबर है, द हिंदू में छपी थी, एक 7-8 महीना पहले। उसकी जो हेडलाइन थी कि टॉर्चरिंग दलित होम इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। माननीय बहन जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि किसकी सरकार है बिहार में? नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? क्या आपने सवाल पूछा? पूरे द हिंदू की खबर है ये कि पूरे दलित मोहल्लों को आग लगा दी जाती है, निकाल करके मारा जाता है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं होंगे। राम दुलार गौड़ जो इनकी पार्टी के सोनभद्र के एमएलए थे, एक नाबालिग बच्ची के साथ, आप तो महिलाएं माननीय बहन जी, नाबालिग बच्ची के साथ वो बलात्कार करता है। तो आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। इसको हमको समझना पड़ेगा, और हमको समझना ये पड़ेगा कि अभी आप देखिए कि मुश्किल से एक हफ्ता पहले की बात, आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया। और वो सुसाइड किस लिए किया? उन्होंने आरोप लगाया, सारे समाचार पत्रों में, सारे न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मंदिर जाने के लिए प्रताड़ित किया गया, छुट्टी देने के लिए प्रताड़ित किया गया,
जिसके लिए वो अपने पिता की मृत्यु से पहले उनसे मिल भी नहीं पाए, उनको अस्तित्व विहीन पदों पर भेजा गया और बार बार उनकी कास्ट को लेकर के उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई। तो ये सब तो माननीय बहन जी देखना पड़ेगा ना। तो मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूं, और कंक्लूड इस बात से कर रहा हूं, इस शेर से कर रहा हूं कि जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। माननीय बहन जी आपसे ये उम्मीद थी कि जो अश्कों ने आग लगाई है उसको आप ठंडा करेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन है, उनका जो बहुजन मूवमेंट है, वो आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी उस मिशन को, उस मूवमेंट को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब, नमस्कार।